ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर एक ऑक्शन को देखते हैं, जहाँ पर इस ऑक्शन में एक पेंटिंग दिखाई जाती है जो कि यहाँ पर एक बहुत फेमस पेंटर ने बनाई होती है, वो भी साइन डायनेस्टी के टाइम पर। जहाँ पर जैसे उस पेंटिंग रिवील हो जाती है, वो सभी के सभी लोग उस पेंटिंग को देखकर उस पेंटिंग की तारीफ ही करने लग जाते हैं। एंड यहाँ का होस्ट उस पेंटिंग के बारे में इन सभी लोगों से ये कह रहा होता है कि आपको क्या लगता है कि ये पेंटिंग फेक है या फिर रियल है। जहाँ पर उन सभी को एकदम माइन्यूट डिटेल्स देकर समझ आ जाता है कि ये पेंटिंग रियल है। इतने में हम यहाँ पर मिनो को देखते हैं, जहाँ पर वो ऊपर से इन सभी के सभी ऑक्शन चीज़ों को देख रहा होता है। एंड यहाँ पर वो हान के साथ था, जहाँ पर हान मिनो से कह रहा होता है कि ये सही समय है, तुम्हें इस पेंटिंग को परचेज कर लेना चाहिए। ये तुम्हारे घर की शान बढ़ा सकती है और ये बहुत रेयर एंटिक पीस है। मिनो यहाँ पर मना कर देता है, ये कहते हुए कि आखिर फेक पेंटिंग्स मैं नहीं खरीदता। हान कहते हैं कि वो फेक नहीं है, ज़रूर तुम्हें यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, ध्यान से देखो, उसमें कितने अलग अलग फोनिक्स वर्ड बने हुए हैं, उसकी हर एक छोटी से छोटी डिटेल्स देखो, ये सचमुच एक रियल पेंटिंग से है। लेकिन इतने में यहाँ पर एक लड़की वहाँ पर आ जाती है जो कहने लग जाती है कि ये पेंटिंग फेक है। एंड यहाँ पर डीजे सभी को बताती है कि ये मेरी बहन सोनियान है, जिसे मैंने यहाँ पर गाँव से बुलाया हुआ है। इतने में यहाँ पर मिन्नू बहुत एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि कोई तो है जिसे यहाँ पर रियल आर्ट की परख है। सभी के सभी लोग यहाँ पर सोनियन पर एलिगेशंस लगा रहे होते कि गांव से आई हुई लड़की को आखिर पेंटिंग्स के बारे में क्या ही पता होगा, कौन सी रियल है कौन सी फेक है। यहाँ पर तो उन्हें फेक भी रियल लगने लग जाएगी। लेकिन यहाँ पर जैसे हो सोनियन से पूछता है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तब सोनियन यहाँ पर मन में कह रही होती है क्योंकि रियल पेंटिंग के ऊपर मैंने यहाँ पर ऑलरेडी स्टैंप लगाया हुआ है, जहाँ पर हमें पास में ले जाया जाता है। एंड सोनन यहाँ पर पास में फ्यूचर में ट्रैवल कर चुकी है। सोनन यहाँ पर होती है अपने कमरे में, जहाँ पर वो उस पेंटिंग के ऊपर स्टैम्प लगा रही थी। तब उसकी मम्मा यहाँ पर आकर उसे डांट लगाती है कि तुम्हें पता है ना ये पेंटिंग तुम्हारे फादर के लिए कितनी ज़्यादा प्यारी है, लेकिन तुम तो इसमें अपना स्टैम्प लगाती हो। सुनन कहते कैसे भी, शादी के बाद ये पेंटिंग मेरी ही होने वाली है। एंड तब यहाँ पर सुनन हमें बता रही होती है कि असल में यहाँ पर उसने पास में फ्यूचर से ट्रैवल किया है। यहाँ पर पास में वो 20 ईयर्स की थी, जब यहाँ पर वो अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने वाली थी। लेकिन अचानक से वहाँ पर एक तेज रोशनी आ जाती है, जिस वजह से यहाँ पर वो फ्यूचर में आकर एक कंट्री गर्ल यानी कि एक विलेजर बन जाती है। दोस्त हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर वो उन सभी को इस पेंटिंग के बारे में बता रही होती है कि इस पेंटिंग में यहाँ पे हर एक कलर शेड का डिफरेंस है। जो कलर शेड यहाँ पर पुराने ज़माने में नहीं हुआ करता था, वो आजकल के लोगों ने यूज़ कर कर इसे और भी ज़्यादा एनहेंस कर दिया है। जहाँ पर रियल पेंटिंग ऐसे बिल्कुल नहीं दिखती है। कोई भी लोगों को यहाँ पर उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर सोनन को अपने आप पर पूरा भरोसा होता है, जहाँ पर वो लोगों के हाथों से वाइन लेकर उसी पेंटिंग के ऊपर फेंक देती है। एंड यहाँ पर मिनो को तो सोनन में बहुत इंटरेस्ट आने लग जाता है, साथ साथ उस पेंटिंग में भी, जहाँ पर हम मिनो का फेस फाइनली देख ही लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर सभी लोग उस पर चिल्ला रहे होते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक रियल जेम को बिगाड़ने की। लेकिन इतने में यहाँ पर मिनो आ जाता है उसे सपोर्ट करने के लिए। सभी लोग यहाँ पर मिनो को देखकर हैरान हो जाते हैं एंड उसका वेलकम करने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिनो ही फैमिली का तीसरा बेटा जो होता है, और सभी लोग यहाँ पर उसे बहुत रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। लेकिन सभी लोग को पता नहीं होता है कि आखिर मिनो यहाँ पर क्या कर रहा है। तब यहाँ पर मिनो यहाँ पर सभी से कहने लग जाता है कि मेरी फैमिली का इवेंट है और क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ, क्या यहाँ पर आने से पहले मुझे आप सभी लोगों की परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन सभी लोग यहाँ पर उससे माफ़ी मांगने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो लोग उसे बता रहे होते कि किस तरीके से यहाँ पर इस लड़के ने इस पेंटिंग के ऊपर फाइन फेंक दी है। तो फिर यहाँ पर मिनो खुद भी उस पेंटिंग के ऊपर वाइन फेंक देता है, जहाँ पर सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सोनन यहाँ पर सभी को कह रही होती कि फिक्र मत कीजिए, ये पेंटिंग रियल है ही नहीं। अगर ये रियल पेंटिंग होती तो फिर इसके जितने भी प्रिंट्स हैं वो बिल्कुल के बिल्कुल स्मर्च नहीं होते। लेकिन ये फेक पेंटिंग है, इस वजह से यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। जिसके बाद में सभी लोग यहाँ पर कह रहे होते कि ये फेक पेंटिंग हो ही नहीं सकती। आप यहाँ पर ही से पूछ सकते, यानी कि मिस्टर मिन्नो से। मिन्नो कहते हैं कि सही कहा, ये फेक ही पेंटिंग है, और इस फेक पेंटिंग को मैंने यहाँ पर इस ऑक्शन में रखा है ताकि मैं यहाँ पर पता लगा सकूँ कि आखिर इस पूरे दुनिया में कोई नॉलेजेबल पर्सन है भी जिसे यहाँ पर रियल और फेक पेंटिंग्स के बीच की डिफरेंस समझ में आती है। जहाँ पर मुझे वो इंसान मिल चुकी है। एंड यहाँ पर सुनियान को वो अपना बिजनेस कार्ड देकर चला जाता है, जहाँ पर डेज़ी तो बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही थी कि आखिर यहाँ पर सुनियान को अटेंशन इतना जल्दी मिल कैसे जाता है। देखना, घर जाकर मैं यहाँ पर ग्रैंडपा की उसे पढ़ाई करूँगी, फिर देखना ग्रैंडपा यहाँ पर सुनियान को सबक सिखाएंगे। दूसरा यहाँ पर यूना यानी कि डेज़ी की मम्मा, उसके डैड, सभी के सभी लोग यहाँ पर घर पर होते हैं। ग्रैंडपा भी वहीं पर होते हैं। एंड इतने में यहाँ पर सुनियान आ जाती है, जहाँ पर सुनियान के आती
डेज़ी यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर उसके बारे में ग्रैंडपा को बताने लग जाती है। सुनन को यहाँ पर पता होता है कि वो इस फैमिली की रियल बेटी है और एल्डेस्ट डॉटर है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर उसे विलेज में भेज दिया था पालने पोसने के लिए। वहीं दूसरी ओर बात करें डेज़ी की, तो फिर वो यहाँ की सिर्फ एक अडॉप्टिव डॉटर है, ना कि यहाँ के फैमिली ब्लड उसमें घूमता है। जिसके बाद में यहाँ पर ग्रैंडपा सभी स्टाफ से कहने लग जाते कि जाकर यहाँ पर सुनैन को उसे कमरे का रास्ता बताओ एंड यहाँ पर कल से इसकी ट्रेनिंग शुरू कर देना। और यहाँ पर वो उसे बता रहे होते हैं कि हमारी फैमिली में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसे यहाँ पर तुम्हें सीखना होगा और उन्हें फॉलो करना होगा। एंड यहाँ पर बाकी के लोग सुनैन को क्रिटिसाइज कर रहे होते कि सुनैन हमारी फैमिली के लिए फिट बिल्कुल नहीं है, वो इतने सालों से विलेज में आती रह रही है तो फिर हमें उसे वहीं पर रहने देना चाहिए। जिसके बाद में यहाँ पर सुनैन ग्रैंडपा से कहने लग जाते कि देखिए, मैं यहाँ पर नैन फैमिली की सबसे एल्डेस्ट डॉटर हूँ और रियल डॉटर हूँ, जहाँ पर नैन फैमिली का खून मेरे रगों रगों में बसता है। तो फिर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मुझे किसी ट्रेनिंग, रूल्स या रेस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत है। रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर खुद मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ग्रैंडपा आप चाहते हैं कि मैं सीखूं तो मैं वो ज़रूर सीख कर रहूँगी। वरना सीखना तो यहाँ पर बाहर वाले लोगों के लिए रहता है जो कि अपने खून का ही नहीं होता है। एंड ऐसा कहकर यहाँ पर वो डीसी को ताने मार रही होती है। इसके बाद में यहाँ पर जैसे सुनन अपने रूम को देखती है, वह यहाँ पर उस स्टाफ को इस रूम का सारी चीज़ें चेंज करने के लिए कह देती है। स्टाफ कह रही थी कि लेकिन यहाँ पर यूना मैडम ने ये सब कुछ अपनी मर्जी से कराया हुआ है। वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन ये रूम मेरा है, ना कि किसी छोटे से बच्चे का जाके यहाँ पर बच्चे के जैसे इस रूम को सजा कर रखा है। पर फिर भी यहाँ पर वो आलसी स्टाफ उसे ही बैक आंसर किए जा रही थी। सुनन कहती है कि लगता आप भूल रही हो कि मैं यहाँ पर इस फैमिली की एल्डेस्ट और रियल बेटी हूँ, जहाँ पर आपको मेरी बात माननी चाहिए। और अब आपको नहीं मानना तो आप मुझे बता सकती है, मैं ग्रैंडपा से बात कर दूंगी और आपका ट्रांसफर या फिर आपकी जॉब क्विट करवा सकती हूँ। एंड मनी मनी यहाँ पर वो सुनन को गाली देने लग जाती है। जिसके बाद यहाँ पर उसे सुनन का बेडरूम चेंज करना ही पड़ता है, जहाँ पर उसकी नजर तो सिर्फ और सिर्फ सुनन पर ही होती है। वह यहाँ पर दूसरे सुनन समझ जाती है कि इस फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर हो के भी फिलहाल यहाँ पर मेरे पास कोई पावर नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर सारे पावर्स को अपने हाथों में कर सकती हूँ। मुझे यहाँ कर इस जनरेशन की सारी नॉलेज को ग्रैब करना होगा, जहाँ पर ढेर सारी हिस्ट्री की बुक्स रखी होती है। हिस्ट्री के बारे में तो यहाँ पर सुनन को बड़े अच्छे से पता होता ही है, तो हिस्ट्री पढ़कर वो क्या ही करेगी। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर सारे बुक्स के नीचे लास्ट में एक मेल मॉडल की मैगजीन रखी होती है। सुनन यहाँ पर उस मैगजीन को देखते ही अपनी आंखें छुपाने लग जाती है, लेकिन फिर यहाँ पर वो अपने आप को समझाती है कि आजकल की चीज़ें ऐसी चलती है और आजकल के लोगों की ट्रेंड में यही चलता है, तो मुझे आज के जनरेशन के अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़ना ही पड़ेगा। जिसके बाद में यहाँ पर वो बुक को रीड करने लग जाती है और वो स्टाफ यहाँ पर देखकर मुस्कुराने लग जाती है और जाकर यहाँ पर सारी चुगलीबाजी डेजी को करने लग जाती है। डेजी यहाँ पर कहने लग जाती है कि अचानक से उसे पढ़ना लिखना क्यों है। स्टाफ कहने लग जाते कि पता नहीं, लेकिन वहाँ पर ढेर सारी बुक्स रखी हुई थी जहाँ पर वो एक एक करके बुक्स को रीड कर रही थी। डेजी हंसते हुए कहती है कि वो नई नई आई है ना, तो फिर यहाँ पर वो चाहती है कि वो ग्रैंडपा को और सभी फैमिली मेंबर्स को इम्प्रेस कर सके, लेकिन ऐसा मैं होने देने वाली बिल्कुल नहीं हूँ। देखना, मैं ग्रैंडपा के सामने यहाँ पर प्रूव करके रहूंगी कि वो किसी भी काम की नहीं है। वहीं पर हम यहाँ पर देखते हैं सोनियान को, जो कि लॉ एंड रेगुलेशंस के सारे रूल्स पढ़ रही होती है। इसके बाद में यहाँ पर सोनियान, योनाम और टॉरस की बेटी डेजी वो सभी के सभी पहुंच गए होते हैं एक इवेंट में। एंड इतने में यहाँ पर जैंग आ जाता है। जैंग को देखते यहाँ पर डेजी बहुत खुश हो जाती है और उसके साथ चली जाती है। जैंग यहाँ पर सोनियान को देखकर हैरान हो जाता है। तब यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो डेजी की बहन है, यानी कि नैन फैमिली की रियल डॉटर। एंड लेकिन यहाँ पर सोनियान जो होती है वो उसे भाव बिल्कुल नहीं देती और यहाँ पर आगे वो उस इवेंट के लिए चली जाती है। सोनियान को यहाँ पर पता होता है कि एक्चुअल में यहाँ पर नैन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर की शादी जैंग के साथ में फिक्स करवाई गई थी, लेकिन सुनयन के ना होने के बदले डेजी उस टाइम पर एल्डेस्ट डॉटर थी। इस वजह से यहाँ पर जैंग की फियांसे डेजी है। दोस्तों, यहाँ पर डेजी को गुस्सा आ रहा होता है और वो यही सोच रही थी कि कहीं यहाँ पर सुनयन जैंग को मुझसे छीन ना ले, तो एकदम इमोशनल बनकर यहाँ पर वो जैंग को कहने लग जाती है कि सोनियान यहाँ की रियल डॉटर है और ऐसे भी तुम्हारी शादी नैन फैमिली की रियल डॉटर से फिक्स हुई थी, तो कहीं तुम्हारी शादी उसके साथ हो गई तो। जैंग कहते कि अरे वो तो अभी अभी आई हुई है, वो भी गाँव से आई हुई है, मुझे उस लड़की से कोई मतलब नहीं है, मेरी शादी तुम्हारे साथ फिक्स हुई और तुम मेरी फियांसे हो, जो कि एक फैक्ट है और इस फैक्ट को यहाँ पर कोई नहीं बदल सकता, तो तुम फिक्र मत करो। एंड यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलने लग जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर सोनिया न्यूना के साथ अंदर क्यों चली जाती है, जहाँ पर वो आंटी सभी को सोनिया से इंट्रोड्यूस करवा रही होती है। एंड यहाँ पर वो चैन फैमिली की
एल्डर डॉटर इन लॉ होती है, जहाँ पर वो सुनयन को ग्रीट कर रही थी। वो सुनयन के सामने उसकी तारीफ तो करती है, लेकिन मन ही मन बस यही कह रही होती कि अच्छा हुआ, इस गंवार के साथ मेरी बेटी की शादी फिक्स नहीं हुई, एंड यहाँ पर उस लड़की के साथ हुई है जो कि यहाँ पर शुरुआत से ही सिटी में रह रही हो। दूसरे यहाँ पर आंटी सोनियान को जीहान से इंट्रोड्यूस करवाती है, जहाँ पर जीहान उसे देखकर यहाँ पर उसके साथ चलने के लिए कहती है। तो फिर सोनियान और जीहान यहाँ पर आपस में बात करने के लिए चले जाते। वहीं दूसरा आपस में आंटीज ही फैमिली के थर्ड बेटे के बारे में बात कर रही होती है, यानी कि मिन्नो के बारे में, कि यहाँ पर वो बहुत समय बाद अब्रॉड से आया हुआ है, लेकिन कहा जाता है कि वो एक डेविल पर्सन है और बिजनेस के मामले में किसी को भी नहीं छोड़ता है। जिसके बाद में यहाँ पर डेजी की मम्मा उससे पूछने लग जाती कि लगता है यहाँ पर अब अपनी शादी जीहन की जो है वो मिन्हो के साथ ही करवाने वाली है। आंटी कहती कि देखते हैं, फिलहाल तो यहाँ पर कोई चीज फिक्स नहीं हुई है, एंड ऐसे भी ये इवेंट यहाँ पर ही फैमिली के ग्रैंडपा का है, तो देखते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहेंगे। वही दोस्तों यहाँ पर सोनियन और जीहन साथ में होते, जहाँ पर जीहन जानबूझकर सोनियन को अपना मुंह बंद करने के लिए कह रही होती है, यानी कि यहाँ पर वो सोनियन को अंडर एस्टिमेट कर रही थी। उसे पता नहीं होता है कि यहाँ पर सू भली घास से आई हो, लेकिन सू के जो थॉट्स है वो बहुत बोल जाए, एंड यहाँ पर वो उसे हल्के में लेकर उसके ऊपर चढ़ने लग जाती है। सू यहाँ पर हंस के कहने लग जाती है कि तुम इतने बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हो, लेकिन तुम जैसे ही मुंह खोल रही हो तुम्हारी बातों से लग रहा है कि आखिर तुम कितने नैरो माइंडेड वाली हो। ये सुनते ही यहाँ पर जियान को गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो उस पर चिल्लाने लग जाती है और सभी की नजर यहाँ पर उस पर ही चली जाती है। और इधर जहाँ पर सू उसे शांति से बात करने के लिए कह रही थी, लेकिन इतने में यहाँ पर मिसेस ही की एंट्री हो जाती है, जहाँ पर सभी लोग ग्रैंडमा को हैप्पी बर्थडे विश कर रहे होते। ग्रैंडमा के साथ साथ यहाँ पर मिन्नो भी आ जाता है, जहाँ पर मिन्नो सू को देखते ही यहाँ पर उसे पहचान जाता है। सभी के सभी लोग यहाँ पर ग्रैंडमा को लॉन्ग लाइफ जीने के लिए कह रहे थे, बट ग्रैंडमा का यहाँ पर एक ही मोटिव होता है कि यहाँ पर लॉन्ग लाइफ से ज्यादा मुझे तो बस ये चाहिए कि अब यहाँ पर मेरे बेटे मिन्नो की शादी हो जाए, उसके बाद मैं यहाँ पर चैन की सांस ले सकती हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर जीहन आ जाती है अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, एंड वही दूसरी ओर यहाँ पर डेजी की मम्मा आकर सूनन को जाकर अपने भाइयों को ढूंढने के लिए कह देती है। सूनन कहते हैं कि लेकिन मैं यहाँ पर रुककर ग्रैंडमा को विश करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। आंटी कहते कि तुम्हें पता नहीं है कि बड़ों का आदर कैसे करते हैं, और तुम यहाँ पर मुझे सिखा रही हो कि आखिर तुम्हें क्या करना चाहिए। सूनन कहते कि माफ करना, अगर आप यही चाहती है तो मैं जाकर यहाँ पर मेरे भैया को मिला लाती हूँ। एंड यहाँ पर हम देखते हैं मिन्नो को, जो कि उसी के ऊपर नजर गिराए बैठा था। दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं उसके भाई को डेजी, एंड यहाँ पर वो लोग अपने फ्रेंड्स के साथ में होते हैं, जहाँ पर उसी का भाई उसी की बेइज्जती करने लग जाता है कि सूनन यहाँ पर गाँव से यहाँ पर आई हुई है। मेरा तो मन ये कर रहा है कि उसे अभी के अभी यहाँ पर वापस से गाँव भेज दूं। न जाने यहाँ पर वो आकर क्या ही करेगी हमारी फैमिली में आकर, वो यहाँ पर हमारी फैमिली रेपुटेशन को भी ऑल डाउन करने वाली है। सो यहाँ पर उसकी सारी बातें सुन रही होती हैं, जहाँ पर वो उस कमरे में आ जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसका भाई बोलना बंद नहीं करता है। डेज़ी यहाँ पर अपने भाई को शांत करवाने की कोशिश करती है, ये कहते हैं कि तुम एटलीस्ट सू के सामने तो ये सब मत कहो। वो कहने लग जाते हैं कि क्यों, मैं क्या यहाँ पर सू से डरता हूँ जो उसके सामने मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा। ऐसे भी जो कुछ भी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ वो सारी चीज़ें बस फैक्ट्स है। एंड यहाँ पर जस्ट बिकॉज वो अपना मुंह इतना चला रहा होता है, उसके फ्रेंड्स को भी यहाँ पर फ्रीडम मिल जाती है सू के ऊपर कमेंट पास करने की, जहाँ पर वो लोग भी सू को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। सू कहते कि एक बार और तुमने कहा तो ठीक नहीं होगा, एंड यहाँ पर ठीक वो उसे चिढ़ाने के लिए एक बार फिर से सारी बातें बोलने लग जाता है, जहाँ पर गुस्से में आकर वो उसे थप्पड़ी मार देती है। वही दूसरी और डेजी भी यहाँ पर सू के ऊपर चिल्लाने वाली थी, बट यहाँ पर सू डेजी को भी थप्पड़ मार देती है। डेजी कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों को थप्पड़ मारने की, हम दोनों तुम्हारे छोटे भाई बहन है। साथ ही साथ हम यहाँ पर मिन्नो और हान को देखते, जो कि यहाँ पर इनकी बातों को सुन रहे होते हैं। हान यहाँ पर मिन्नो से कह रहा होता है कि सचमुच यहाँ पर मिसेस सू तो फियरलेस है। वहीं यहाँ पर सू डेजी और उसके भाई से कह रही होती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और बड़ी बहन एक मॉम जैसी होती है, और तुम मुझे यहाँ पर डिस्ग्रेस कर रहे हो, तो तुम्हें क्यों लगता है कि एज ए एल्डर मैं यहाँ पर तुम्हारा डिसरिस्पेक्टफुल नेचर बेयर कर लूंगी। जिसके बाद में यहाँ पर वो सभी लोगों से माफी मांगने लग जाती है कि लगता है यहाँ पर मेरे भाई बहन ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया है, इस वजह से यहाँ पर वो लोग जो कुछ भी बोल रहे हैं उन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन क्या करें, मैं इनसे बड़ी हूँ तो फिर मुझे यहाँ पर इन्हें पनिश करना ही पड़ेगा। एंड यहाँ से वो उन दोनों को जाने के लिए कह देती है और लोगों से इनकन्वीनियंस के लिए माफी मांग लेती है। जब यहाँ से सू जा रही होती है तब यहाँ पर मीनू जो है जानबूझकर उसके सामने आ जाता है, जहाँ पर उन दोनों की टकरार हो जाती है। जिसके बाद भी यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि लगता है यहाँ पर तुमने मेरा बिजनेस कार्ड खो दिया है। सू कहती कि नहीं, वो तो मेरे साथ ही है,
मिनो कहता है कि तो फिर तुमने मुझे टेक्स्ट नहीं किया। सू कहती है कि हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हें टेक्स्ट नहीं करना था। एंड बाय बोल कर यहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर हाँ ना कर मिनो के ऊपर हंसने लग जाता है। मिनो कहता है कोई बात नहीं, हर कोई अच्छी चीज टाइम लेती है, तो इतना वेट तो मैं जरूर कर सकता हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर जेसी और उसका भाई रोते हुए अपनी मम्मा के पास में आ जाते हैं। एंड यहाँ पर आंटी और अंकल मिलकर सू के ऊपर चिल्लाने लग जाते। सू कहते कि लगता आप भूल रहे हैं, आपके बच्चों को आपने यहाँ पर मैनर सिखाया ही नहीं है, तो फिर मुझे यहाँ पर आपका काम करना पड़ रहा है। और ऐसे में यहाँ पर इस बस पार्टी में आई हूँ जहाँ पर मैं अपनी फैमिली की रेपुटेशन को डाउन कैसे कर सकती हूँ। ये देखो ये साल हमारे बच्चे हैं। जिसके बाद में यहाँ पर आंटी गुस्से में सोनी से कहने लग जाते कि तुम्हें पता है ना कि आखिर हम यहाँ पर कौन से इवेंट में आए। जिसके बाद में यहाँ पर वहाँ आकर ग्रैंड माँ से सॉरी कहने लग जाती है, ये कहते हुए कि हम यहाँ पर आपकी पार्टी को स्पॉइल बिल्कुल नहीं करना चाहते, ये तो बस बच्चे हैं, इनके बीच में बस यहाँ पर मजाक चल रहा है। दोस्तों यहाँ पर ग्रैंड माँ कहने लग जाती है कि मैं ये सब कुछ सू के मुँह से सुनना चाहती हूँ, जहाँ पर सू ग्रैंडमा को बता रही होती है कि आज यहाँ पर जैसे कि मिसेस यूना ने मुझे अपने बेटे को बुलाने के लिए कहा, तो फिर मैं यहाँ पर मेरे भाई को बुलाने के लिए चली गई थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो पीठ पीछे ही नहीं बल्कि मेरे सामने भी अपने फ्रेंड्स के सामने मेरी बेइज्जती कर रहा है, जो कि सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि एंटायर फैमिली की बेइज्जती मानी जाती है। कि अगर एक इंसान अपनी फैमिली मेंबर के बारे में बुराई करे, तो लोगों को पता होता है कि फैमिलीज वाले तो इंटरनली ही फाइट कर रहे, तो फिर इनकी हैसियत ही क्या है हमारे साथ कंपैरिजन करने की। तो मैं बस यहाँ पर इन दोनों को सबक सिखा रही थी कि आखिर यहाँ पर ऐसा नहीं किया जाता है। जिसके बाद यहाँ पर ग्रैंडमा उससे बहुत इंप्रेस हो जाती है कि सुनर में सचमुच बहुत अच्छे मैनर्स है। लेकिन इतने में यहाँ पर वो किसी को टेस्टिफाई करने के लिए कहती है, क्योंकि यहाँ पर यूना उस पर एलिगेशंस लगा रही होती है कि ये लड़की यहाँ पर झूठ बोल रही है। ग्रैंडमा कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि वो झूठ बोल रही है। अंकल कहने लग जाते हैं ग्रैंडमा वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये गाँव से आई हुई है, इसे यहाँ पर इतने मैनर्स पता भी नहीं है। तो गाँव में तो आपको पता है कि कितने नैरो माइंडेड और इलिटरेट लोग रहते हैं। इस वजह से यहाँ पर ग्रैंडमा किसी को टेस्टिफाई करने के लिए कहती है, जहाँ पर कोई भी सामने नहीं आता। लेकिन कुछ समय में मिनो खुद यहाँ पर एज अ विक्टिम बनकर आ जाता है और यहाँ पर वो आकर ग्रैंडमा को सारी बातें बताने लग जाता है। ग्रैंडमा कहते हैं कि अब किसी को मेरे बेटे पर शक है तो वो कह सकता है, लेकिन कोई भी यहाँ पर मिनो के खिलाफ एक आवाज तक नहीं उठाता। एंड बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा जो है सू को अपने बाजू में बुलाती है एंड उससे माफी मांगने लग जाती है। सू कहते हैं कि आखिर आपकी माफी मांग रही है, आपका तो हक बनता है कि आपको यहाँ पर एविडेंसेस के तौर पर ही लोगों को जज करना चाहिए। इतने में यहाँ पर बाकी के लोग भी सू से माफी मांगने लग जाते। सू कहते हैं कि मुझे यहाँ पे मेरे अंकल आंटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके बच्चे के पास यहाँ पे बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, तो फिर ऐसा यहाँ पर उन्हें मैनर्स सिखाना मेरा हक बनता है एज अ गुड एंड रिस्पेक्टफुल एल्डर। जहाँ पर मैंने तो मन में ही मन में सोच रहा होता है कि कुछ समय पहले कितने एरोगेंटली से अपने भाई बहनों को थप्पड़ मारा है और ग्रैंडमा के सामने आकर कितने भोली बने हुए बैठी हुई है। सचमुच ये लड़की बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जिसके बाद भी यहाँ पर ये पार्टी यहीं पर खत्म हो जाती है। जिहान यहाँ पे मिनो से बात करने की कोशिश कर रही थी कि इतने में यहाँ से सू गुजर रही होती है, तो फिर यहाँ पे मिनो जिहान को वहां से जाने के लिए कहता है। जिहान यहाँ पर सू को देखकर गुस्सा करने लगती है और वहां से चली जाती है। वही दूसरी ओर मिनो सू से कह रहा होता है कि क्या तुम यहाँ पर खुश नहीं हो कि मैंने यहाँ पर तुम्हें सपोर्ट किया। सू यहाँ पर उसे थैंक यू बोल रही होती है। मिनो कहता है कि सू देखो थैंक यू से तो कुछ काम चल लेने वाला है। सू बोलते कि ठीक है तुम बता कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। एंड यहाँ पर वो उसे क्लोज आने लग जाता है, जहाँ पर खुद सू को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो उसके बालों से उस हेयर पिन को निकाल कर वही चीज लेकर अपने साथ चला जाता है एज ए रिवॉर्ड। इसके बाद यहाँ पर वो सभी लोग घर आकर ये सारी की सारी बातें ग्रैंडपा से कंप्लेन करने लग जाते हैं। ये उम्मीद बचाए कि देखना हम तो यहाँ पर इस घर पर कितने टाइम से रह रहे, तो ग्रैंडपा तो हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे, उन्हें हमें लेकर टेंशन आने लगेगी और वो तो यहाँ पर सुख को बड़े अच्छे से पनिश करेंगे। जहाँ पर डेजी की मॉम यहाँ पर उसे और उसके भाई को मरम पट्टी कर रही होती है एंड वो लोग यहाँ पर ग्रैंडपा को सारी की सारी बातें इन डिटेल बता रहे होते। लेकिन ग्रैंडपा यहाँ पर सू को कहने के बदले उन पर ही चिल्लाने लग जाते कि आखिर तुम लोग कितने बुरे हो, तुम लोग यहाँ पर सू के बारे में पीठ पीछे बात कर रहे थे जो कि तुमसे बड़ी है। न जाने यहाँ पर तुम में ये सारे मैनर्स कहाँ पर आए कि दुनिया वालों के सामने तुम हमारे पर्सनल और फैमिली मैटर्स को बाहर निकाल सकते हो। न जाने तुमने ये चीजें कितनी बार की होगी एंड ये सारी चीजें यहाँ पर उन पर ही बैकफायर होने लग जाती है। डीजी यहाँ पर ग्रैंडपा को समझाने की कोशिश करती है, बट यहाँ पर ग्रैंडपा उसी पर चिल्लाने लग जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर वो उन सभी को वार्निंग दे देते हैं कि अब से यहाँ पर जो भी कुछ सू कहने वाली है यहाँ पर सभी लोगों को सू की बात सुनी होगी, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग भले यहाँ पर वो कहाँ से क्यों ना आई हो, लेकिन उसमें हमारा खून बहता है। जहाँ पर सू को फैमिली के रेपुटेशन रूल्स एंड रेगुलेशन बताए बगैर ही उसे सारी की सारी चीजें पता है, तो हम सभी को यहाँ पर सू से कुछ सीखना चाहिए और वो जैसा बोलेगी ठीक वैसा ही होगा।
इतना कहकर वहाँ से वो चले जाते हैं जहाँ पर सू खुश हो रही थी कि अब यहाँ पर उसने इस फैमिली में अपनी पक्की जगह बना ही ली है। तो फिर यहाँ पर वो अपने मिशन से एक कदम बस पीछे है। दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं डेजी को जहाँ पर ग्रैंडपा ने उसकी बात नहीं मानी, तो रोते रोते यहाँ पर वो जैंग को कॉल लगा लेती है एंड सारी की सारी बातें यहाँ पर उसे बताने लग जाती है, और इतना रोकर कि यहाँ पर जैंग को उसके लिए बुरा लगने लग जाए। और ठीक यहाँ पर ऐसा ही होता है, जैंग को यहाँ पर डेजी के लिए बुरा भी लगता है और डेजी को लेकर यहाँ पर उसे सू के लिए गुस्सा भी आने लग जाता है। वो उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए जस्टिस करूंगा। फोन कट होते ही सू वापस यहाँ पर कैसे बचती है अब देखना। ये सारी बातें यहाँ पर डेजी कहने लग जाती है और उसका रोना धोना भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं मिन्नो को जो कि क्लब में बैठ के यहाँ पर ड्रिंक कर रहा होता है। उस हेयरपिन को बार बार देखते हुए हान कहने लग जाते कि इस हेयरपिन को भी देखोगे या फिर जाकर यहाँ पर हेयरपिन के ओनर से कुछ कहोगे भी। लगता है तुम में यहाँ पर सू से बात करने की हिम्मत ही नहीं है। और ये बात सुनते ही यहाँ से मिन्हो जाने लग जाता है, जिसके बाद में हम यहाँ पर डीजी को देखते हैं जो कि यहाँ पर सू को एक ऑक्शन में लेकर आ गई होती है। सू से वो कहते हैं कि देखो कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर देना, और मुझे यहाँ पर मेरी गलती रियलाइज हो गई है, इसलिए देखो यहाँ पर आज मैं तुम्हें ऑक्शन में लेकर आई हूँ ताकि मैं यहाँ पर अपने सभी फ्रेंड्स को तुमसे इंट्रोड्यूस करवा सकूँ। सो मन ही मन यहाँ पर सोच रही होती है कि यहाँ पर जो बिच की यानी कि कुत्ते की दम होती है वो उतनी जल्दी सीधी तो होती है नहीं। तो लगता है यहाँ पर इसने ऑलरेडी सारी चीजें प्री प्लान करके रखी होती है। लेकिन जैसे यहाँ पर डेजी जैंग के पास चली जाती है, सू समझ जाती है कि यहाँ पर तो ये अपने सपोर्ट सिस्टम को भी लेकर आई है ताकि वो अच्छे से यहाँ पर मेरी बैंड बजा सके। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। जैंग तो यहाँ पर डेजी की बहुत फिक्र कर रहा होता है। डेजी कहते कह रहे मैं भी थोड़ी छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ जो कि तुम यहाँ पर मेरी इतनी केयर करते हो। जैंग कहता है कि जो भी हो तुम मेरे लिए अभी भी बहुत छोटी हो। वही दूसरी ओर डेजी की फ्रेंड्स होती हैं जो कि यहाँ पर सू को देखकर मुंह ही बनाने लग जाती है। जैंग उनसे कहता है कि आखिर तुम सबको क्या हो गया। वो लोग कहने लग जाते हैं कि ये ऑक्शन का इवेंट इतना प्रेस्टिजियस है जहाँ पर हाई एंड लोग आते हैं। अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर गवार लोग भी आएंगे तो मैं इस इवेंट में बिल्कुल कदम नहीं रखती। एंड यहाँ पर डेजी को ये सारी बातें सुनकर बड़ा मजा आ रहा होता है क्योंकि जानबूझकर यहाँ पर सू को उसने इसी मोटिव से लेकर आया होता है ताकि यहाँ पर वो तो इस बार सू की बेइज्जती करेगी नहीं, लेकिन यहाँ के लोग सू की बेइज्जती जरूर कर रहेंगे। डेजी यहाँ पर सू से कहने लग जाते कि जाने दो सू, मेरे फ्रेंड्स का बुरा मत मानना। वो क्या है ना, वो लोग बहुत हाई एंड प्रोफाइल वाले लोग हैं जहाँ पर उन्हें अच्छे से पता होता है कि लो क्लास वाले लोग कैसे होते हैं। सू यहाँ पर कहने लग जाते कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि मैं आखिर कितनी ज़्यादा हाई क्लास वाली हूँ जहाँ पर मैं ऐरे गैरों पर अपना गुस्सा बर्बाद बिल्कुल नहीं करती हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर वो जो लड़की होती है वो अपने उस गोल्डन के ब्रेसलेट को फ्लेक्स करने लग जाती है। सूनियन कहते कि क्या पता ये ब्रेसलेट तुम्हारा फेक हो, पर वो लड़की यहाँ पर कहने लग जाती है कि तुम्हें पता भी है कि ये ब्रेसलेट किसका है। ये ब्रेसलेट यहाँ पर सदर्न पार्ट की क्वीन पहना करती थी और मेरी फैमिली ने यहाँ पर इसे ऑक्शन में खरीदा हुआ है। सूनन बोलते कि सही कहा, इस ब्रेसलेट के बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। लेकिन बहुत बुरी बात है और उदासी की बात है कि जो ब्रेसलेट तुमने पहना हुआ है वो फेक है। एंड यहाँ पर वो कहने लग जाते कि नाटक करना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस ब्रेसलेट को फेक बोल दोगी तो क्या मैं यहाँ पर तुम पर भरोसा करने लग जाऊंगी। जिसके बाद में यहाँ पर जैंग भी सू से कहने लग जाते कि हाँ देखो, माना कि यहाँ पर वो तुम्हें नीचा दिखा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर किसी मटेरियल को लेकर झूठ बोलने लग जाओगी कि वो फेक है। और ऐसे भी तुम्हें क्या पता कि कौन सी चीज फेक है और कौन सी नहीं। सू कहते कि मानना तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। ऐसे भी मैं देखकर बता सकती हूँ कि वो फेक ही है। एंड बाद में हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है जब यहाँ पर सू की मम्मा ने ही उसे इस ब्रेसलेट को दिया होता है जो कि यहाँ पर उन्हें स्पेशली एक स्पेशल कारीगर से बनाया होता है जो कि बहुत फेमस था। इतने में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर सू एक एक कर उस ब्रेसलेट के सारी बारीक से बारीक डिटेल उन सभी लोगों को बताने लग जाती है। जहाँ पर जैंग उस इंसान से कह रहा था कि देखो तुम इसके पर भरोसा मत करो, ये लड़की यहाँ पर गाँव से आई हुई है, इसे यहाँ पर फेक और रियल थिंग के बीच का डिफरेंस बिल्कुल नहीं पता और ये बस तुम्हारा यहाँ पर ब्रेन वॉश करने की कोशिश करिए। सू बोलते कि यकीन नहीं हो रहा तो जाओ जाकर हिस्ट्री बुक भी चेक कर सकते हो, उसमें साफ साफ यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई होंगी। लेकिन यहाँ पर जैंग जो होता है वो तो उसी के ऊपर चिल्लाने लग जाता है। एनीथिंग में यहाँ पर मिनी आ जाती है जो कहने लग जाते हैं कि अब एक्सेप्ट कर भी लो कि तुमने यहाँ पर फेक ब्रेसलेट को पहना हुआ है, नहीं तो हमें यहाँ पर सभी के सामने प्रैक्टिकली कुछ तो करना होगा जिस वजह से ये बातें प्रूव हो जाए।
लेकिन यहाँ पे वो लड़की इन सभी चीज़ों को करने के लिए रेडी नहीं होती है एंड गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर मिनी सू को अपने साथ बैठने के लिए बुला देती है, ये कहते हुए कि यहाँ का माहौल ऑलरेडी खराब हो गया है, तो फिर हमें यहाँ पर नेगेटिव एरिया और नेगेटिव वाइब्स वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, और उसे यहाँ पर अपने साथ फ्रंट सीट पर बैठा देती है। दूसरे यहाँ पर मिनी उसे अपने आप से इंट्रोड्यूस कराने लग जाती है, जहाँ पर सू मिनी को ताक के कह रही थी उसे हेल्प करने के लिए और उसे सपोर्ट करने के लिए। मिनी कहते कि चलेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसे भी वो लोग यहाँ पर रिच कहलाने के लायक भी नहीं है। रिच लोगों का अपना एक ऑरा होता है और अपना एक क्लास होता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये रिच लोग खाली दिखावे के लिए रिच कहने लग जाते हैं, ताकि सभी के सामने यहाँ पर वो अपने कुछ पैसों को लेकर डींगे मारने लग जाए और लोगों को यहाँ पर उनके चीज़ों के लिए क्रिटिसाइज करने लग जाए, जो कि हमेशा से ये लोग करते आ रहे हैं। इतने में यहाँ पर वो सू से उसका वीचन मांगने लग जाती है, जहाँ पर सू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो यहाँ पर अपना फ़ोन दिखाकर कहते कि तुम क्या इस फ़ोन के बारे में बात कर रही हो और मुझे नहीं पता कि आखिर ये वीचेंड क्या होता है। मिनी कहते कि तुम पक्का गाँव से ही आई हो ना, या फिर तुम यहाँ पर हिस्टोरिकल टाइम से यहाँ पर आई हो, जहाँ पर सू हैरान हो जाती है उसकी बातों को सुनकर। वो कहते कि तुम देख क्या रही हो, मैं मजाक कर रही हूँ, एंड बाद में यहाँ पर वो उसे फ़ोन यूज़ करना सिखाती है, जहाँ पर वो अपना नंबर उसके फ़ोन में ऐड कर कर कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारी सबसे पहली फ्रेंड हूँ। एंड सू को यहाँ पर अच्छा लगने लग जाता है मिनी को अपना फ्रेंड बुलाकर। फिर हम यहाँ पर देखते हैं मिनो को, जो कि हान के साथ में उसी सेम ऑक्शन में आया हुआ होता है, एंड उसे पता था कि यहाँ पर सू भी आने वाली है, तो वो पहले से ही यहीं पर आ चुका था। इसके बाद में यहाँ पर होस्ट आ जाता है, जो कि यहाँ पर ऑक्शन की शुरुआत कर देता है, एंड सबसे पहला यहाँ पर बाउल होता है, जो कि जिन डायनेस्टी को बिलोंग करता है। तो फिर यहाँ पर मिनी सू से पूछने लग जाते कि आखिर मुझे खरीदना चाहिए या फिर नहीं। सू कहते कि नहीं, ये बाउल जिन डायनेस्टी को बिल्कुल बिलोंग नहीं करता, इसकी क्रेविंग और इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग तो है, लेकिन ये वर्थ इट नहीं है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसके पर बेटिंग नहीं लगाती है। इसके बाद में यहाँ पर जेड का एक स्टैचू पीस आता है, तो फिर यहाँ पर सू कहते हैं कि तुम इसे खरीद सकती हो, एंड यहाँ पर मिनी उस चीज़ के ऊपर बेट लगाने लग जाती है और सू को थैंक यू बोलती है उसके लिए एकदम रेयर चीज़ परखने के लिए। जहाँ पर इतने में ही मिनू आकर सू से कहने लग जाता है कि लगता है यहाँ पर तुम्हारे पास गोल्डन आइज है, तो फिर क्यों ना यहाँ पर तुम मेरी हेल्प करो। जहाँ पर वो मिनी को पीछे वाली सीट में भेज देता है। यहाँ पर मिनू को सू के साथ देखकर डेजी बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लगती है। साथ साथ जैंग भी यही सोच रहा होता है कि मैं अभी तक यहाँ पर इतना एलिजिबल तो बना नहीं हूँ जहाँ पर मैं मिस्टर मिनू से बात कर सकूँ, और सू सो इतना जल्दी यहाँ पर उसे क्लोज कैसे हो सकती है। जिसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं उस पीपा को, जो कि एक ट्रेडिशनल टाइप का म्यूजिकल चीज़ होता है। इतने में यहाँ पर सो उस चीज़ को देखकर तो हैरान हो जाती है, एंड यहाँ पर मिनो समझ जाता है किसी को ये चीज़ चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पर जैंग और तो डेजी उसे क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते। बट यहाँ पर मिनी रुकती नहीं है। मिनी तो यहाँ पर जैंग को कहने लग जाती है कि कुछ समय पहले जहाँ पर वो लड़की थी, अब वो लड़की नजर नहीं आ रही है, और जहाँ तक मुझे पता है तुमने ही उस लड़की को वो फेक ब्रेसलेट दिया था। क्या उस लड़की को अब समझ आ चुका है कि तुम यहाँ पर उसे धोखा देते आ रहे हो। डीजे को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता, जहाँ पर जैंग उसे उस मिनी की बातों पर फोकस करने से मना करने लग जाता है। डेजी कहने लग जाती है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तो यहाँ पर पीपा के लेसन ले रही हूँ, जहाँ पर मैं उसे बजाना फिलहाल सीख रही हूँ। तो मुझे लगता है कि इंस्ट्रूमेंट उसी के हाथ में आना चाहिए जिसे यहाँ पर इस चीज़ को प्ले करना होता हो, ना कि यहाँ पर अनपढ़ और लोगों के हाथ में, जहाँ पर उन्होंने इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का वर्ड तक बताना हो। बट यहाँ पर मिनो कहने लग जाता है कि इंस्ट्रूमेंट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर खुद ब खुद सू बजाए, जिसके बाद यहाँ पर सभी लोगों के सामने प्रूव हो जाएगा। जिसके बाद में यहाँ पर जैसे ही वो पीपा को टच करती है, यहाँ पर उसके पास के इमोशनों से जुड़ जाते। डेजी कहते कि नहीं आता बजाने तो बैठ जाओ, नाटक क्या कर रही हो वहाँ पर बैठे बैठे, यहाँ पर किसी फिल्म की शूटिंग थोड़ी ना हो रही है। लेकिन यहाँ पर सू उसकी बातों को नहीं सुनती है, यहाँ पर वो उस पीपा को प्ले करना शुरू कर देती है, जहाँ पर सभी और उस धुन को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते, क्योंकि वो धुन बहुत पीसफुल जो होता है। वही दूसरी ओर मिन्हो के लिए वो और दरसू एक अकेले कमरे में बंद हो गए हो वैसा फीलिंग आ रही थी, और इस परफॉर्मेंस के खत्म होने के बाद सभी लोग तालियां बजा रहे थे और सू की तारीफ कर रहे थे। सू यहाँ पर उसे कह रही होती कि पीपा रियल है, खाली इसकी स्ट्रिंग थोड़ी सी लूज है, लेकिन वो भी मैनेजेबल है। जिसके बाद में यहाँ पर मिनो कहने लग जाता है कि इस पीपा को मैं खरीदना चाहता हूँ। तो इस पीपा की बेटिंग की शुरुआत 30 मिलियन से होने वाली थी, बट यहाँ पर डायरेक्टली मिनो जो है 100 मिलियन की बेट लगा लेता है, ताकि कोई भी यहाँ पर इस पीपा को ले ना सके। टीजी तो यहाँ पर हैरान हो जाती है और सोच पड़ जाती है कि न जाने कि यहाँ पर सब कुछ सू के अकॉर्डिंग ही होते जा रहा है। ऑक्शन खत्म होने के बाद यहाँ पर मिनी सू को बाय बोल के जाने लग जाती है, जहाँ पर वो उसे कहते कि नेक्स्ट टाइम
जब भी तुम्हें यहाँ पर मुझसे मिलने का मन करे तुम मुझे यहाँ पर कॉल कर देना। एंड यहाँ पर उसको अच्छा लग रहा होता है मिन्नी से मिलकर कि एटलीस्ट यहाँ पर वो एक जेन्युइन पर्सन से तो मिल रही है। पर इतने में यहाँ पर वो भी आ जाती है, जहाँ पर आते ही वो उस पर चिल्लाने ही लग जाती है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे मोरल को डाउन कर सकती हो। सो कहते कि जाओ जाकर पहले यहाँ पर जैंग से पूछो कि आखिर ये ब्रेसलेट रियल भी है या फिर नहीं। और ऐसे भी मैंने तुम्हें यहाँ पर खाली एक सजेशन दिया है जहाँ पर तुमने भी आपने बड़बड़ करना रखा ही था। क्या मैंने यहाँ पर तुमसे सजेशन मांगा था? नहीं। अगर तुम मेरे पर्सनल मैटर में दखलअंदाजी नहीं करती तो फिर मैं भी यहाँ पर तुम्हारे पर्सनल मैटर में दखलअंदाजी बिल्कुल भी नहीं करती। जिसके बाद में यहाँ पर वो से मुंह तोड़ जवाब देकर वहां से जाने लग जाती है। यानी सारी बातें यहाँ पर ऊपर से बिना सुन रहा होता है। हैन कहने लग जाता है कि मानना पड़ेगा जिस तरीके से यहाँ पर मैडम सभी पर हुक्म चला रही है, शादी के बाद तो इनके हस्बैंड को वो स्लेव ही बनाकर रख लेंगी। मिनो मन ही मन कह रहा था कि स्लेव तो मैं भी बनने के लिए रेडी हूँ। वही दोस्त हम यहाँ पर ग्रैंडमा को देखते हैं जहाँ पर मिनो अस्पीपा को आकर ग्रैंडमा को देने लग जाता है। ग्रैंडमा कहते हैं कि जितना खूबसूरत ये फोटो में लग रहा था उससे ज्यादा खूबसूरत ये पीपा यहाँ पर रियल लाइफ में लग रहा है। एंड यहाँ पर वो अपने ग्रैंडसन को थैंक यू बोलने लग जाती है। लेकिन कहते कि जरा बताना तुमने इस पीपा के पीछे कितने पैसे खर्च किए होंगे। वो कहते कि देखो इतने ही कम किए हैं जितना यहाँ पर आपकी लाइफ है, तो फिर आपको ज्यादा यहाँ पर सोचना नहीं चाहिए। दोस्त यहाँ पर आराम से बैठकर सू अपने घर पर टी पी रही होती है। लेकिन इतने में यहाँ पर डेज़ी अपने पेरेंट्स को लेकर ड्रामा करने के लिए आ जाती है और ने यहाँ पर ये कहते हुए कि मैं तो ऑक्शन में नॉर्मली जैंग के साथ गई हुई थी, लेकिन देखो ना यहाँ पर सू ने जैंग के सामने मेरी कितनी बेइज्जती कर दी है। अब जैंग ने जाने मेरे बारे में और हमारी फैमिली के बारे में मॉम क्या ही सोचेगा। और उसके मॉम डैड यहाँ पर गुस्से में आ जाते हैं, जिसके बाद में यहाँ पर अंकल आंटी तो सू को सुनाने ही लग जाते। इतना कि यहाँ पर वो लोग सू को बोलने का मौका भी नहीं देते। लेकिन जैसे यहाँ पर सू कहने वाली थी वो लोग बोलने लग जाते कि क्यों, अब तक तो तुम यहाँ पर कहती आ रही थी कि यहाँ पर तुम बड़ी हो तो फिर जेसी को और मेरे बेटे को यहाँ पर तुम्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन हम भी तो तुमसे बड़े हैं, तुम्हें भी तो हमें यहाँ पर रिस्पेक्ट करना चाहिए। जहाँ पर इतने में ही ग्रैंडपा वहाँ पर आ जाते। उन दोनों सभी लोगों को लग रहा होता है कि देखना अब ग्रैंडपा यहाँ पर कैसे इसकी खातिरदारी करेंगे। लेकिन ग्रैंडपा तो यहाँ पर सू के साइड ही होते। एंड यहाँ पर वो उससे कहने लग जाते कि मैंने सुना था कि उस दिन तुम ऑक्शन में जाकर तुमने पीपा को प्ले किया था। एंड यहाँ पर सू उन्हें पीपा के बारे में बता रही होती है। ग्रैंडपा कहते कि वही, और सचमुच यहाँ पर मिसेस ही तुमसे कितना ज़्यादा इम्प्रेस हो गई तुम्हें पता है, इतना कि उनका यहाँ पर मुझे फ़ोन आया था एंड यहाँ पर उन्होंने तुम्हें मेरे घर पर इनवाइट किया हुआ है। ये बात सुनते यहाँ पर सू खुश होती है कि वही दूसरी ओर डेज़ी और उसके मॉम डैड से तो पैरों की ज़मीन ही खिसक जाती है। उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा था। ग्रैंडपा कहती कि क्यों, मुझे कम सुनाई देता है या फिर तुम्हें कम सुनाई देता है, और अगर देता भी है तो फिर मैं अपनी बातें क्यों रिपीट करूँ, और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर आकर झूठ बोलूँगा। जिसके बाद में यहाँ पर ग्रैंडपा सू से कह रहे होते कि कोशिश करना कि तुम यहाँ पर मिसेस ही के साथ एक अच्छा रिलेशन बना पाओ और उनसे बहुत क्लोज हो जाओ, जिस वजह से हमें यहाँ पर हमारी फैमिली को भी आगे बहुत अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है। एंड बाद में यहाँ पर सू ने थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लग जाती। वही दूसरी ओर डेज़ी रोते हुए ग्रैंडपा से कंप्लेन करने वाली थी। ग्रैंडपा उसे कहते कि तुम्हारा तो हर बार का हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। जब देखो तब यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बदले रोते हुए आ जाती हो। जिसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे सो चली जाती है ग्रैंडमा से मिलने के लिए, जहाँ पर ग्रैंडमा उसे बड़े अच्छे से वेलकम कर रही होती है। ये कह रही होती कि माफ़ करना, मैं चाहती तो खुद यहाँ पर तुम्हारे घर पर तुमसे मिलने के लिए आ जाती, लेकिन क्या है वो मेरी एज ने यहाँ पर मेरी फिजिकल हेल्थ को ख़राब कर दिया, जहाँ पर मैं लिविंग रूम से गार्डन एरिया तक आने के लिए भी 2 दिन ही लगा देती हूँ। एंड ऐसा कर कर यहाँ पर वो सो के साथ कंफर्टेबली बात कर रही होती है एंड बता रही होती है कि मुझे यहाँ पर मेरे ग्रैंडसन मिन्हो ने कहा था कि उस दिन ऑक्शन में तुमने यहाँ पर पीपा को बड़े अच्छे से प्ले किया था। फिर बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा पीपा की बैक स्टोरी सू को बता रही होती है, जहाँ पर सू को पीपा की वो बैक स्टोरी ग्रैंडमा से भी ज़्यादा बड़े अच्छे से पता होती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर वो ग्रैंडमा को कोई इंटरप्शन नहीं करती है एंड यहाँ पर उनकी बात एकदम शांति से सुन रही होती है। ग्रैंडमा कहते हैं कि देखो यहाँ पर ये पीपा मेरे घर रख रख कर ऐसे भी एक स्टैचू की तरह पड़ा रहेगा, लेकिन अगर तुम इससे बचाओगी तो फिर मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर भी और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि पीपा को प्ले करना सीखते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि अभी जो पीपा वो लोग प्ले कर रहे हैं वो रियल पीपा भी नहीं है और वो रियल पीपा म्यूज़िक तक नहीं है। बट यहाँ पर मिन्हो तुम पर बहुत ट्रस्ट करता है। जिसके बाद में यहाँ पर सू उनके लिए वो प्ले करने लग जाती है एंड यहाँ पर उस म्यूज़िक को सुनते हुए खुद ब खुद मिन्हो यहाँ पर उसकी ओर खींचा चला आ जाता है। पर जैसे यहाँ पर सू मिन्हो को देखती है वो अचानक से रुक जाती है। इसके बाद में यहाँ पर उन दोनों को बात करते हुए देर हो जाती है, जहाँ पर ग्रैंडमा से पूछती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि बस ऐसे ही यहाँ पर किसी की म्यूजिक ने मुझे खींच लाया।
तो उसे यहाँ पर ग्रैंड माँ और वो बात कर रहे होते हैं जहाँ पर उन्हें रात हो जाती है। एंड यहाँ पर पहले से ही सू का जो ड्राइवर था वो जा चुका था। ग्रैंड माँ कहते कि माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि हमें यहाँ पर बात करते करते इतनी ज़्यादा देरी हो जाएगी, लेकिन मैं सचमुच चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर फ्यूचर में भी मेरे पास ऐसे ही आया करो, इसे तुम अपना ही घर समझो। और इतनी रात हो गई है तो अकेले जाने की ज़रूरत नहीं है। सू कहते कि कोई नहीं ग्रैंड माँ, मैं यहाँ पर टैक्सी ले लूँगी। ग्रैंड माँ कहते कि अरे, मेरा ग्रैंडसन मेरे घर पर ही है तो फिर उसके होते हुए तुम क्यों तकलीफ लोगी? वो अपने बेडरूम में होगा, जाओ जाकर उसे कहो उसे ड्रॉप करने के लिए, और तो वो तुम्हारी बात मान लेगा। सू मना करती है लेकिन फिर भी यहाँ पर ग्रैंडमा उसे उसके बेडरूम में भेज ही देती है। सू यहाँ पर ऊपर जाती है तब यहाँ पर बिन्नो शावर ले रहा होता है, जहाँ पर वो उसे देखकर शर्माने लग जाती है। बिन्नो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ज़रूर तुम यहाँ पर स्पेशली मुझे गुड बाय करने के लिए आई रहोगी। वो कहते कि नहीं, ग्रैंडमा ने तुम्हें मुझे ड्रॉप करने के लिए कहा है। वो कहता है कि ठीक है, मैं चेंज कराता हूँ, वरना अगर तुम जाओ तो मैं ऐसे भी तुम्हें यहाँ पर ड्रॉप करने के लिए आ सकता हूँ। पर यहाँ से जो शर्माते हुए जाने लग जाती है। और जब वो लोग यहाँ पर कार के पास आते हैं तब यहाँ पर सू से कहते कि देखो, मैं अनमैरिड हूँ तो फिर प्लीज़ तुम यहाँ पर मुझसे इतना चिपका मत करो। मिन्नो कहने लग जाता है कि मैं कहाँ तुमसे चिपक रहा हूँ, ये तो तुम्हारी ओवर थिंकिंग ही है। सू यहाँ पर बैक सीट पर बैठ रही होती है जहाँ मिन्नो उससे कहता है कि मैं क्या तुम्हें यहाँ पर ड्राइवर लगता हूँ? सू कहती कि नहीं, मैंने कब तुम्हें यहाँ पर ड्राइवर कहा? वो कहता है कि लग ही रहा है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ड्राइवर हूँ जहाँ पर तुम महारानी की तरह पीछे बैठोगी और मैं तुम्हारे लिए कार चलाऊंगा? एंड यहाँ पर वो उसके लिए फ्रंट गेट ओपन कर देता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग कार में बैठ जाते हैं। एंड यहाँ पर सू जो होती है उसे थैंक यू बोलने लग जाती है। मीनू कहता है कि आखिर ऐसा क्यों? सू कहने लग जाते हैं कि वो इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर तुमने ग्रैंडमा को मेरी स्किल्स के बारे में बताया एंड यहाँ पर ग्रैंडमा ने मुझे उस पीपा को प्ले करने दिया। अगर तुम ना होते तो मैं नहीं कर पाती। मीनू तो यहाँ पर अपने आप से ही इम्प्रेस हो जाता है एंड सू के बहुत क्लोज चला जाता है, जहाँ पर सू डर के मारे अपनी आंखें बंद कर देती है। लेकिन यहाँ पर तो वो बस उसे सीट बेल्ट बना रहा होता है और उससे टीज करते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ, इसलिए तुम यहाँ पर अपनी आंखों को बंद कर रही थी। जिसके बाद में यहाँ पर वो घर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर ग्रैंडपा सू से कह रहे होते कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम कहाँ कहाँ कर गई थी, क्योंकि कल तुम्हें यहाँ पर घर आने में इतनी देरी कैसे हो गई? सू कहते कि माफ़ करना, वो क्या है ना, यहाँ पर मेरी खुद की कार नहीं है, इस वजह से मुझे यहाँ पर एडजस्ट कर ड्राइवर से कहना पड़ता है, जो कि मुझे ड्रॉप करती वहाँ से भाग जाता है। और तो यहाँ पर मिस्टर मिन्हो मुझे पिक करने के लिए आए थे और ड्रॉप करने के लिए आए थे, जहाँ पर वो लोग कुछ काम से बिजी हो गए थे, इसलिए मुझे आने में देरी हो गई थी। ग्रैंडपा को यहाँ पर समझ नहीं आता कि आखिर तुम्हारे पास कार क्यों नहीं है। एंड यहाँ पर वो उसके डैड से पूछने लग जाता है, यानी कि अपने बेटे से, जहाँ पर उनके बेटे के पास कुछ जवाब होता नहीं है। तो वो कह देता है कि मैं भूल गया। एंड उसके डैड यानी कि ग्रैंडपा यहाँ पर उसे बहुत अच्छी खासी डांट लगाते, ये कहते हुए कि यहाँ पर तुमने अपनी बेटी के लिए कोई बंदोबस्त कर कर नहीं रखा है। मैं तुमसे पहले ही कहा था कि हमारी फैमिली में हर किसी के पास मिनिमम एक कार तो होती है आने जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर सू सू बेचारे के पास वो भी नहीं है। जिसके बाद में यहाँ पर ग्रैंडपा उसे 4 कार दे देते हैं, ये कहते हैं कि 4 कार के साथ साथ तुम्हारे पास 4 ड्राइवर भी होंगे। ये बात सुनते ही यहाँ पर वो अंकल के तो होश उड़ ही जाते हैं। वो कहता है कि लेकिन ये ऐसे कैसे पॉसिबल है, यहाँ पर तो खुद डेज़ी के पास एक ही कार है। ग्रैंडपा कहते कि वो डेज़ी है, उसे एक कार दो या ना दो क्या ही फ़र्क पड़ता है, लेकिन सू सू हमारी फैमिली का होने वाला फ्यूचर है, तो फिर एटलीस्ट उसके यहाँ पर 4 कार तो होनी ही चाहिए। सू यहाँ पर बाद में ग्रैंडपा से कुछ पैसे मांगने लग जाती है। ग्रैंडपा कहते कि लगता है तुम बहुत खर्च करती हो। सू कहती कि नहीं, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से मैं पहली बार आपसे पैसे मांग रही हूँ, इसके पहले मैंने यहाँ पर किसी से भी कोई पैसे नहीं मांगे। ये बात सुनते ही वापस यहाँ पर ग्रैंडपा हैरान हो जाते, ये कहते हुए कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं तुम्हारी वाइफ को यहाँ पर पैसे दिए थे ताकि यहाँ पर वसु को पॉकेट मनी दे सके, लेकिन लगता है कि वो मनी उन्हीं के पॉकेट में रह चुका है और वसु के पॉकेट तक पहुंच ही नहीं रहा है। जहाँ पर अंकल माफ़ी मांगने लग जाते हैं, ये कहते हुए कि शायद से यहाँ पर मेरी वाइफ भूल गई होगी, लेकिन मैं मेक श्योर करूँगा कि अब से यहाँ पर सु को रेगुलर बेसिस से पॉकेट मनी मिले। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर ग्रैंडपा सु की पॉकेट मनी इंक्रीज कर देते। ये सुनते ही अंकल वापस से हैरान हो जाते, ये कहते हुए कि डीसी का पॉकेट मनी तो खुद 50,000 है। ग्रैंडपा कहते कि है ना, कुछ ज़्यादा ही है। मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर उसे मंथली 25,000 ही देना चाहिए, क्योंकि 50,000 तो वो यहाँ पर अपने मेकअप और अपने कपड़ों में खर्च करती रहती है, और बस 50 नहीं, उससे ज़्यादा हम यहाँ पर उसे देते आ रहे हैं। साथ साथ यहाँ पर ग्रैंडपा सू को फैमिली डिनर के लिए इन्वाइट करने लग जाते। सू जैसे यहाँ पर बाहर जाती है, डेजी वहाँ पर आकर सू का मजाक उड़ाने लग जाती है। सू कहते कि देखो, ज़्यादा नाटक करने की कोशिश करो मत, वरना मेरा एक आवाज़ ही काफ़ी है यहाँ पर ग्रैंडपा को तुम्हें घर से निकालने के लिए। डेज़ी बोलती कि ग्रैंडपा मुझे कभी यहाँ पर घर से निकाल नहीं सकते। सू कहते कि लगता है तुम भूल रही हो कि तुम यहाँ पर इस फैमिली की डॉटर हो ही नहीं।
आई मीन ग्रैंड डॉटर हुई नहीं, क्योंकि तुम्हारे खून तो किसी और से मिलता जुलता है। तो सोचो, अगर ग्रैंडपा को जाकर मैं ये सारी बात बता दूँ, तब यहाँ पर ग्रैंडपा क्या करेंगे? ग्रैंडपा थोड़ी ना यहाँ पर अपनी फैमिली में किसी ऐसे इंसान को रखेंगे जो कि इसी फैमिली को डिग्रेड कर रहा हो। तो फिर सोच समझ के यहाँ पे मेरे सामने मुँह खोलना। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर डेज़ी गुस्से में कहने लग जाती है कि आने दो, फैमिली डिनर को आने दो, तब मैं तुम्हें बताऊँगी। इसके बाद में यहाँ पर वो सभी लोग फैमिली लंच के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। और तो यहाँ पर डेज़ी कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो जा रही थी। ऊपर यहाँ पर सोनन पेंटिंग कर रही होती है, जहाँ पर उसकी आंटी आकर उसे गिफ्ट देने लग जाती है। सू को यहाँ पर बड़े अच्छे से पता होता है कि आंटी का अफेयर यहाँ पर उसके डैड के साथ चल रहा है, पर यहाँ पर किसी को भी कोई बात पता नहीं होती है। आंटी यहाँ पर उसे बड़े अच्छे से और प्यार से बात करती है। साथ साथ यहाँ पर वो न जाने क्यों अचानक से ही फैमिली के बारे में बात करने लग जाती है, वो भी इन डिटेल। सो समझ जाती कि यहाँ पर मुझे लगता है कि वो ही फैमिली के ऊपर स्पाई करना चाहती है। जिसके बाद में यहाँ पर इतने में ही डेज़ी आ जाती है। कहते कि आखिर आप लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हो? आंटी कहती कि कुछ नहीं, मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम दोनों बहनें एक दूसरे के साथ अच्छे से रहो। जिसके बाद में यहाँ पर डेज़ी कहती कि हाँ, मैं तो अच्छे से ही रहती हूँ, लेकिन लगता है यहाँ पर सू ने आपको कुछ बढ़ा चढ़ा कर कहा होगा मेरे बारे में। सू कहते कि तुम जैसी हो वैसी ही रहोगी, आखिर मुझे बढ़ा चढ़ा कर करने की ज़रूरत है भी नहीं। जिसके बाद में डेज़ी कहती कि नाटक मत करो, तुम कहीं यहाँ पर मुझे धमकी देना चाहती हो कि ग्रैंडपा मुझे निकाल लेंगे? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर सीढ़ियों से गिर भी जाऊँ ना, तो भी सभी को ऐसे लगेगा कि तुमने मुझे गिराया हुआ है। सू कहते कि अरे वाह! तो फिर हमें टेस्ट करना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पर वो डेज़ी को सीढ़ियों से धक्का ही दे देती है। जिसके बाद में यहाँ पर डेज़ी चिल्लाते-चिल्लाते सारा का सारा ब्लेम यहाँ पर सू पर जाने लग जाती है। और यहाँ पर और अंकल और आंटी को सू के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। लेकिन जैसे यहाँ पर सू अपनी आंटी के साथ नीचे आती है, सू यहाँ पर बड़े भोलेपने का नाटक करने लग जाती है और यहाँ पर डेज़ी के पास जाती है। पर डेज़ी उस पर चिल्लाकर कहती है कि मेरे पास आने की भी कोशिश मत करना, डर लगता है मुझे तुमसे कि कहीं तुम यहाँ पर मेरी जान नहीं ले लोगी। डेज़ी की मॉम और डैड यहाँ पर सू पर चिल्लाने लग जाते। सू कहते कि नहीं, आपको गलतफ़हमी हुई है, मैंने यहाँ पर डेज़ी को तो टच तक नहीं किया। एक्चुअली में जब डेज़ी जा रही थी, तो उसका एंगल अपने आप यहाँ पर ट्विस्ट हो गया और वो खुद ब खुद नीचे गिर गई है। आप चाहे तो यहाँ पर आंटी से पूछ सकते हैं, जहाँ पर आंटी को न चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर डेज़ी तो हैरान हो जाती है कि आखिर आंटी यहाँ पर सू की साइड क्यों ले रही है और मेरी साइड क्यों नहीं ले रही है। जिसके बाद में यहाँ पर ग्रैंडपा जो है सू पर ही चिल्लाने लग जाते कि बस तुम्हारा नाटक बहुत हो गया। एंड यहाँ पर उसकी खुद मम्मा भी डेज़ी से यही कह रही होती है कि क्या पता बेटा, तुमसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। एंड यहाँ पर डेज़ी कितना भी कहे, अब कोई भी उसकी बातों पर कुछ यकीन नहीं करता। यहाँ पर आंटी सोच रही होती है कि आखिर यहाँ पर सू ऐसा झूठ कैसे बोल सकती है और झूठ बोलने के बाद इतनी काम कैसे रह सकती है। सू तो यहाँ पर रोने का नाटक ही करने लग जाती है कि न जाने यहाँ पर जब से मैं आई हूँ, तब से डेज़ी जानबूझ कर मुझ पर सारे एलिगेशंस लगाए जा रही है, ताकि आप लोग मुझे यहाँ पर घर से निकाल दो। ग्रैंडपा भी यहाँ पर डेज़ी पर चिल्ला देते एंड कहते कि तुम कुछ भी कर लो, यहाँ से सू बिल्कुल नहीं जाने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर सू अपनी आंटी को यहाँ पर कार तक ड्रॉप करने के लिए आ जाती है एंड आंटी यहाँ पर अपना रियल फेस दिखाने लग जाती है। सू कहती कि प्लीज़ मॉम डैड से कुछ कहना मत, वरना वो लोग यहाँ पर मुझ पर बहुत चिल्लाएंगे। आंटी कहते कि ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ पे मेरा एक काम करना पड़ेगा। ही फैमिली का इनसाइड आउट इन्फॉर्मेशन, वो सब कुछ मुझे चाहिए। जब तक तुम यहाँ पर वैसा करोगे जैसा मैं तुम्हें कह रही हूँ, तब तक मेरे मुंह यहाँ पर सील रहेंगे। जिसके बाद में यहाँ से वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है एंड इतने में यहाँ पर मिन्नू आ जाता है, जो कि यहाँ पर उसे अपनी कार में बैठने के लिए कहता है, जहाँ पर वो कह रहा होता है ग्रैंडमा लेकर तुम्हें टेंशन में आ गई थी कि आखिर तुम आजकल घर पर क्यों नहीं आ रही हो। सू कहते कि माफ़ करना, वो मैं थोड़ा बिजी हो गई थी। मिन्नू सोचे पड़ जाते कि कहीं इसका कोई बॉयफ्रेंड है तो नहीं, तो वो उसे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ पर बिजी हो। सू कहते कि एक्चुअली मैं इस घर पर नई नई आई हूँ, तो फिर घर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि मुझे सिखाए जा रहे हैं। वो कहता है कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझे टेक्स्ट कर दिया करो। तब सू उसे बताती है कि वो तो उसका कार्ड कब का खो चुकी है, लेकिन यहाँ पर मैंने उससे कुछ कहता नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर वो उसे अपना न्यू कार्ड दे देता है एंड कहता है कि टेक्स्ट करना मत भूलना। एंड बाद में यहाँ पर सू वहाँ से जाने के बाद उसे सामने से टेक्स्ट कर देती है, जहाँ पर मिनो उस टेक्स्ट को देखकर बहुत ब्लश कर रहा होता है और यहाँ पर उसका असिस्टेंट तुरंत ही समझ जाता है। दोस्तों, यहाँ पर सू बालकनी में खड़े होकर उस पीपा के लिए कुछ म्यूजिक लिख रही होती है एंड नीचे यहाँ पर जैंग से सॉरी की सॉरी कंप्लेंट इजी कर रही होती है। जैसे यहाँ पर वो जैंग को हक करती है, वो यहाँ पर सू को देखकर घबरा जाती है, कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सू कहती कि मेरी बालकनी है और ये मेरा कमरा है, इसे तुम्हें क्या करना है। जहाँ पर जैंग सू से कह रहा होता है कि देखो, तुम चाहे यहाँ पर कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं आने वाला हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डेज़ी से लव करता हूँ। सू मन में कह रही होती है कि इतना अच्छा जोक मारा है, लेकिन मैं हंस नहीं सकती हूँ।
अगर हंसूंगी तो इसे लगेगा कि मैं इसे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। वो यहाँ पर क्लियरली जैंग से कह देती है कि देखो, यहाँ पर तुम दोनों मेरी आंखों के लिए एक पट्टी बनकर आए हो, जहाँ पर मुझे तुम दोनों को देखने में इंटरेस्ट नहीं है, और खासकर जैंग तुम में। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर तुम जैसे के साथ शादी करने के लिए रेडी हो जाऊंगी? एंड यहाँ पर वो उसे सुनाकर अंदर चली जाती है, जहाँ पर फाइनली रात को वो अपने सारे पीपा के सॉन्ग्स लिखकर कंप्लीट कर लेती है। जहाँ पर जैसे ही वो मिन्नू को टेक्स्ट करती है, मिन्नू यहाँ पर उसे मिलकर बुक देने के लिए कह देता है। और वो नेक्स्ट डे जैसे ही जाती है, मिन्नू यहाँ पर शर्टलेस होता है और वो उसे ऐसे देखकर तो शर्माने लग जाती है। मिन्नू कहता है कि तुम ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हो कि जैसे तुमने कभी किसी मैन के मसल्स को देखा नहीं है। वो कहते कि मैं तुम्हें बुक देने आई थी, तो बुक देकर मैं बस यहाँ से चली जाऊंगी। दोस्त हम यहाँ पर सू की फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर वो बहुत खुश थी, क्योंकि यहाँ पर अंकल का मिस्टर दो के साथ में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फिक्स हो चुका था। लेकिन यहाँ पर जैसे सू आती है, ग्रैंड बॉस से कहने लग जाता है कि देखो, टाइम आ गया है जहाँ पर हमें भी तुम्हारी शादी के बारे में बात करना चाहिए, तो फिर मिस्टर दो के साथ शादी करके तुम बहुत खुश रहोगी। सू समझ जाती है कि यहाँ पर ये सब कुछ उसके मॉम डैड ने ज़बरदस्ती करवाया होगा, ताकि यहाँ पर उसे घर से निकाल दिया जाए। इतने में यहाँ पर वो आंटी आकर सुपर चिल्लाने लग जाती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा कि वो लोग यहाँ पर स्पीड्स कार में जो है इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, और मैंने यहाँ पर अपने सारे के सारे पैसे खो दिए हैं। सू कहने लग जाती है कि आप क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आंटी कहते हैं कि नाटक करना बंद करो, ये लड़की सबसे ईवल पर्सन है, और इसी लड़की ने यहाँ पर डीजी को ऊपर से धक्का दिया था। ग्रैंड और सभी लोग इस बात को सुनकर हैरान हो जाते। सू कहते कि देखा, मुझे पता ही था। उस दिन आंटी को जब मैं ड्रॉप करने आई थी, तब आंटी ने मुझसे कहा था कि मैं ही फैमिली की सारी इनसाइड और बातें उन्हें बताऊं, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो फिर वो मुझे इस फैमिली से बाहर निकाल देंगी, और सभी के सामने ये भी झूठ झूठ कहेंगी कि मैंने ही डीजी को धक्का दिया था, ताकि आप लोग मुझे घर से बाहर निकाल दो। ग्रैंडपा इन बातों को सुनकर उस आंटी के ऊपर ही गुस्सा करने लग जाते, ये कहते हुए कि सू के ऊपर कुछ इल्जाम लगाने से पहले सोच तो लिया होता। सू आखिर बेचारी कितनी ज्यादा बोली है। एंड यहाँ पर गुस्से में बस ही वहां से निकल जाने के लिए कह देते हैं। तो उसे यहाँ पर सू को जाना पड़ता है मिस्टर दो के साथ एक ब्लाइंड डेट के लिए, जहाँ पर दो से जब वो मिलती है, तब दो तो बार बार बोल ही जा रहा था, और दो सचमुच बहुत नैरो माइंडेड होता है, जहाँ पर उसकी सू से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है कि शादी के बाद यहाँ पर सू अपने घर को छोड़कर आकर मेरे घर पर रहेगी, मेरे परिवार वालों का ध्यान रखेगी, खाना बनाएगी, झाड़ू पोछा और बर्तन करेगी, लेकिन जॉब पर भी बिल्कुल नहीं जाएगी। और अगर जॉब पर जाना है तो घर के साथ साथ सारे के सारे काम भी करने पड़ेंगे। और यहाँ पर वो उससे कुछ ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर सू तो उसके हाथ के ऊपर चाय ही गिरा देती है एंड कहने लग जाते कि माफ़ कर देना, गलती से हो गया, लेकिन अगर तुम्हें शादी ही करनी है तो एक काम क्यों नहीं करते, किसी मेड से शादी कर लो, वो यहाँ पर घर के सारे काम कर लेगी। ये सुनते ही यहाँ पर दोस्त के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है, जहाँ पर उनके बीच में झगड़ा हो रहा था, और यहाँ पर वो सू को मारने वाला था कि इतने में यहाँ पर मिन्नू आकर सू को बचा लेता है। एंड यहाँ पर सू को उन दोनों की शादी के बारे में सोचने के लिए कहने लगता है, जिसके बाद में यहाँ पर सभी लोग उसके ऊपर चिल्लाने लगे थे कि आखिर तुम यहाँ पर इस चीज़ को कैंसिल नहीं कर सकती हो, हम तुम्हें एक और मौका देंगे मिस्टर दो को इम्प्रेस करने के लिए। जहाँ पर सू ने ऑलरेडी सारी प्लानिंग कर कर रखी हुई होती है। सू समझ जाते कि डेजी ने और जी हैन ने यहाँ पर हाथ मिला लिया होता है, तो फिर यहाँ पर वो वेटर से बात करी थी कि मुझे यहाँ पर मिस्टर की के कमरे का जो है की कार्ड दे दो, मैं यहाँ पर हिस्टर मीत से मिलना चाहती हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे उसके कमरे का कार्ड दे देता है। यहाँ पर जी हैन उसकी सारी बातें सुन रही होती है, तो फिर जी हैन भी यहाँ पर उससे वेट्रेस को और भी ज़्यादा पैसे देने लग जाती है, ये कहते हुए कि मुझे मिस्टर ही के कमरे का की कार्ड चाहिए। जैसे यहाँ पर वो उसे की कार्ड देता है, वैसे यहाँ पर वो अंदर चली जाती है, लेकिन वहाँ पर मिस्टर ही नहीं बल्कि मिस्टर दो होते हैं, जहाँ पर उन दोनों के बीच की क्लोजनेस बढ़ी जाती है, क्योंकि दो के ड्रिंक्स में यहाँ पर ड्रग्स जो मिलाए गए थे वो भी उस वेटर ने किया था सो के कहने पर। एंड इतने में यहाँ पर सभी लोग अपने फ़ोन्स को लेकर चले आते हैं, जहाँ पर उनकी वीडियो भी बन जाती है और सब कुछ यहाँ पर इंटरनेट पर अपलोड हो जाता है। सो यहाँ पर कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे ऊपर इतना बड़ा धोखा कर रहे होगे। दो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, तो मेरी बात को समझो। सू कहती कि नहीं, अब जाकर मैं यहाँ पर ग्रैंडपा को सारी सच्चाई बता दूंगी। एंड इस तरीके से यहाँ पर वो अपनी शादी का तोड़ देती है। दोस्तों यहाँ पर सू गई होती है मिन्नू के साथ में बार में, जहाँ पर वो दोनों मिलकर ड्रिंक करने लग जाते हैं। एंड सू को यहाँ पर ड्रिंकिंग की आदत होती नहीं है, तो एक गिलास उसके लिए इनफ होता है, जहाँ पर वो अजीब अजीब बातें करने लग जाती है एंड मिन्नू की तारीफ कर रही होती है, जिससे यहाँ पर मिन्नू समझ जाता है कि सू के दिल में उसके लिए जगह ज़रूर है। एंड सू सामने से यहाँ पर मिन्नू को किस भी कर देती है, जो उसके बाद में यहाँ पर वो लोग बेडरूम में होते हैं। एंड ये किस
एक मेकअप में बदल जाता है। जैसे यहाँ पर वो मॉर्निंग में उठती है, वो मिन्नू को देखकर बहुत एम्बैरेस फील करने लग जाती है एंड यहाँ पर अपने घर चली जाती है, जहाँ पर ग्रैंडपा उससे माफ़ी मांग रहे होते कि अब तुम्हें यहाँ पर दो से ज़बरदस्ती शादी करने की ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पर उस दो का रियल फेस समझ आ गया है। तो फिर मैं आखिर अपनी बेटी जैसी लड़की की शादी ऐसे इंसान के साथ कैसे होने दे सकता हूँ। दूसरा यहाँ पर वो चली जाती है ग्रैंडमा से मिलने के लिए, जहाँ पर वो लोग मिलकर लंच करते हैं एंड लंच के बाद में यहाँ पर मिनू से ड्रॉप करने आता है, जहाँ पर उनके बीच में एक ऑकवर्ड सा साइलेंस होता है। वे जाने से पहले यहाँ पर मिनू उसे किस जरूर करता है। इसके बाद में यहाँ पर वो दोनों चले जाते एक साथ कैंडल लाइट डिनर करने के लिए, जहाँ पर सू को तो खुद याद नहीं होता है कि उस रात उसने उसे क्या किया हुआ था। तो वो यहाँ पर मिन्नू भी उससे ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं बताता है। वो यहाँ पर सिर्फ उससे इतना पूछ रहा होता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे हाँ कभी बोलोगी भी या फिर नहीं। जहाँ पर सू अपने अकॉर्डिंग उसे कह देती कि नहीं, फिलहाल मैं यहाँ पर अपने करियर पर फोकस करना चाहती हूँ, बट डीप डाउन यहाँ पर वो उसे हाँ ही कहना चाहती है। वह दूसरी ओर जाकर ये सारी बातें मिनी को बता रही होती है और मिनी सू से कह रही होती है कि देखो, कहीं समय चला ना जाए। मुझे पता है कि हर चीज़ का एक राइट टाइम होता है, लेकिन कभी कभी ये टाइम कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ जाए तो फिर प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। इससे बेहतर ये है कि अपनी फीलिंग्स को खुद एक्सप्रेस कर लो। जिसके बाद में यहाँ पर वो इतना ड्रिंक कर लेती है कि मिनी जानबूझकर यहाँ पर मिन्नू को बुलाती है एंड सू यहाँ पर उसे खुद ब खुद सामने से हाँ भी बोल देती है। वहीं पर दूसरी ओर जाकर यहाँ पर वो सारी की सारी बातें ग्रैंडपा और अपने डैड को बता रही होती है, जहाँ पर ग्रैंडपा आराम से उसकी बातों को सुन रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर उसके डैड अग्री बिल्कुल नहीं करते। यहाँ पर सू डायरेक्टली कह देते कि देखिए, मुझे अपने खुद के डैड से कुछ उम्मीद नहीं है एंड ऐसे भी यहाँ पर जिस लड़की को वो लेकर आया है वो उनकी खुद की बेटी नहीं है। एंड जैसे यहाँ पर वो उन्हें एग्रीमेंट्स और रिपोर्ट दिखाने लग जाती है, अंकल तो यहाँ पर हैरान ही हो जाते हैं कि उन्हीं की वाइफ ने उनके ऊपर चीट किया हुआ है। जिसके बाद में यहाँ पर ग्रैंड पास उसे कह रहे थे कि देखो, तुम इतनी तो मैच्योर हो ही, जहाँ पर तुम अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकती हो, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें फ्रीली छोड़ रहा हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर सू को मिन्ना खुद सामने से इनवाइट करता है एंड यहाँ पर वो उसे प्रॉमिस रिंग के साथ नील डाउन करते हुए शादी के लिए प्रपोज कर देता है एंड यहाँ पर सू उसे हाँ भी कह देती है। लेकिन यही उनका एंड होता नहीं है। हम इसके बाद में यहाँ पर कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर सू बहुत ज़्यादा टेंस थी एंड यहाँ पर वो मिन्नू को उसके साथ शादी करने के लिए बोल रही होती है। मिन्नू कहता है कि आखिर तुम्हें शादी की इतनी जल्दबाजी क्या है और तुम इतना टेंस क्यों हो। सू कहती कि क्यों, तुम्हें क्या शादी करनी नहीं है। वो कहता है कि नहीं, लेकिन तुम टेंशन में आकर कह रही हो, जो कि मुझे भी टेंशन दे रहा है। तब यहाँ पर शाबी उसे रिपोर्ट सिखाती है जहाँ पर वो प्रेग्नेंट हो चुकी है एंड यहाँ पर मिन्नू उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और ये ड्रामा इसी के साथ सिंपली यहीं पर खत्म हो जाता है।